गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाली वीडियो में हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ा, फंक्शन की डेफिनेशन और उसके रिप्रेजेंटेशन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस, सम स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शंस, फंक्शन की टाइप्स उनके बारे में पढ़ेंगे। जो फंक्शंस की टाइप्स हैं उनके बारे में हमें क्लियरली पता होना चाहिए, फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन के बारे में, तभी हम इस चैप्टर को कर पाएंगे। तो सम स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन, इसमें आता है हमारे पास सबसे पहले रियल वैल्यूड फंक्शन। तो रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है? जिसमें डोमेन और कोडोमेन दोनों ही क्या होंगे हमारे पास भाई? रियल नंबर्स होंगे। क्या होंगे? दोनों ही रियल नंबर्स। जैसे ये कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम कि f कोई फंक्शन है हमारे पास फ्रॉम r टू r, तो r क्या हो गया हमारे पास भी? रियल नंबर का सेट हो गया। और ये कोड डोमेन भी और कोडोमेन भी दोनों ही क्या हमारे पास भाई? रियल नंबर्स हैं। तो इसलिए ये कैसा फंक्शन होगा हमारे पास? रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। अब इसके बाद आता है पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल के बारे में आप लोगों को पता है, जैसे हमारे पास ऑल फंक्शंस ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c एक्सेट्रा आर कॉल्ड द पोलिनोमियल्स। ये क्या होगा हमारे पास? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स होता है। जैसे px + q आ जाए तो ये भी क्या है? एक पोलिनोमियल फंक्शन है। या x³ + 3x² + x + 2 आ जाए तो ये भी क्या है? पोलिनोमियल फंक्शन है। पोलिनोमियल की डेफिनेशन आपको पता ही है, जिसमें क्या होती है? वेरिएबल्स की पावर क्या होती हैं? पॉजिटिव इंटीग्रल। कैसी होती है हमारे पास भी? पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स होती हैं। या एक जनरल पोलिनोमियल जो होता है हमारे पास, वो किस रिप्रेजेंट करते हैं हम? जैसे ये तो था अपने पास लीनियर पोलिनोमियल, ये क्या था? क्वाड्रेटिक, ये क्या आ गया? क्यूबिक। तो एक जनरल पोलिनोमियल क्या होता है हमारे पास? a0xn + a1x⁻n−1 a2x⁻n−2 और अप टू क्या आ गया हमारे पास? an। देखो कोई भी पोलिनोमियल है उसकी जो पावर्स हैं वो क्या जाती हैं? डिक्रीजिंग ऑर्डर्स में जाती हैं ना। और ये a, b और c जैसे यहाँ पे क्या इसके कोफिशिएंट हैं, तो ऐसे यहाँ पे a0 a1 a2 an क्या हमारे पास कोफिशिएंट हैं। अगर आप इसको बोलते हो कि भाई ये n डिग्री पोलिनोमियल है, ये n डिग्री पोलिनोमियल है, तो यहाँ पर a0 ≠ 0 होना चाहिए। अब जैसे हम इसको कहते हैं ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और a को हम 0 बोल दें, तो a 0 है तो फिर ये भी क्या होगा? 0। तो फिर ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल थोड़ा हुआ, ये क्या होगा? फिर लीनियर बन जाएगा। तो इसलिए जब हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखते हैं तो यहाँ लिखते हैं कि भी a ≠ 0, यहाँ पर a 0 के इक्वल नहीं है। तो इसलिए जब इसको n डिग्री पोलिनोमियल लिखेंगे तो हम यहाँ पे क्या बताएंगे? भी जो a0 है वो 0 के इक्वल नहीं है, तभी ये n डिग्री पोलिनोमियल होगा। अगर ये 0 के इक्वल आ जाता है तो ये फिर n-1 डिग्री पोलिनोमियल आएगा। तो a0 a1 और an क्या होगा हमारे पास? इसके कोफिशिएंट्स हो गए भाई। अब इसके बाद आता है रेशनल। रेशनल फंक्शंस के बारे में आपको पता ही है। रेशनल का मतलब क्या होता है? जो न्यूमरेटर अपॉन क्या होता है? जिसमें डिनोमिनेटर। रेशनल नंबर जैसे रेशनल नंबर भी पढ़े हैं, वैसे हमारे पास क्या भी रेशनल फंक्शन है, जिसमें हमारे पास क्या भी न्यूमरेटर px है और डिनोमिनेटर क्या है? qx है। यानी कि वेयर px एंड qx आर पोलिनोमियल फंक्शन। और जो qx है वो क्या ≠ किसके होना चाहिए? 0 के। क्योंकि अगर q = 0 आ जाता है तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड आ जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। तो जैसे रेशनल नंबर में होता है ना, p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं वेयर q ≠ 0। तो ऐसे यहाँ पर ये qx है, ये जो पोलिनोमियल है ये ≠ 0 होना चाहिए। जैसे 1/x है तो 1/x क्या होगा? रेशनल फंक्शन होगा, लेकिन वो यहाँ पे कहता है कि भी x ≠ 0। यहाँ पर x² + 5x + 8/5x + 7, ये px है, ये qx है। px चाहे 0 हो जाए हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन qx यानी कि कहता है कि 5x + 7 इज़ ≠ 0। दैट मीन्स क्या हुआ कि भी x इज़ ≠ -7/5। ये भी दे सकता है, क्योंकि अगर यहाँ आपने x को -7/5 रख दिया तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 5 से 5 कैंसिल हो गया और -7 + 7 क्या हो जाएगा? 0। और अपना जो फंक्शन हो क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइन आ जाएगा। अब उसके बाद आते हैं इवन फंक्शंस और ओड फंक्शंस। इवन फंक्शंस की क्या पहचान होती है? मान लें आपके पास फंक्शन दे दिया x² - 5 दे दिया, तो कहता है भी x की जगह -x रख दो, और फिर भी फंक्शन आपका एज इट इज़ आता है, तो वो क्या होता है? हमारे पास इवन फंक्शन होता है। अब जैसे अपना कोई एग्जांपल है, -2 है हमारे पास, लेकिन उसकी पावर कितनी है? 4 है। तो ये -2 की पावर 4 है, और 4 क्या होता है? इवन नंबर होता है, तो इसकी पावर क्या रह जाएगी? प्लस हो जाएगी ना। तो इसलिए हम
यहाँ पर भी यही सेम बात है। जब आप x को फंक्शन में x की जगह -x रखते हो और आपका फंक्शन एज इट इज़ आ जाता है, जैसे एफ ऑफ एक्स, यानी कि जो फंक्शन था वो x² - 5 था, फिर x की जगह हमने यहाँ कितना रख दिया -x का ऊपर क्या आ गया स्क्वेयर, तो स्क्वेयर क्या माइनस क्या हो जाएगा स्क्वेयर अकाउंट प्लस x² - 5, वापस क्या आ गया हमारे पास एफ ऑफ एक्स एज इट इज़ आ गया। तो दैट मीन्स इट इज़ एन इवन फंक्शन। ये क्या होगा हमारे पास एक इवन फंक्शन होगा। फिर ओड फंक्शन आ गया। ओड फंक्शंस में भी क्या अब फंक्शन उसमें भी हमें इवन और ओड ऐसे ही चेक करते हैं हम, x की जगह -x रखते हैं, लेकिन अब क्या आ जाए वो नेगेटिव ऑफ द फंक्शन आ जाए। आपने क्या रखा है f को -x रखा, f में x को -x रख दिया, लेकिन वो क्या आ गया नेगेटिव ऑफ द फंक्शन। जैसे एग्जांपल लो x³ - 3x लिया, यहाँ x को -x रख देते हैं तो यहाँ माइनस का x³ हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस का x। अब इस पूरे में से माइनस कॉमन निकालते हैं हम, निकाल लिया भाई, तो जो माइनस कॉमन निकालने के बाद बचता है ये क्या हमारे पास एफ ऑफ एक्स है ना, ये क्या आ गया एफ ऑफ एक्स आ गया और बाहर क्या आ गया माइनस। तो जब एफ ऑफ -x लिया तो वो क्या रहा हमारे पास माइनस एफ ऑफ एक्स। तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं अभी ओड फंक्शन बोलते हैं। कैसा फंक्शन बोलते हैं ओड। इवन में क्या है आपने फंक्शन में x की जगह नेगेटिव वैल्यू रख दी, यानी कि नेगेटिव x रख दिया -x रख दिया और फंक्शन एज इट इज़ आ जाए हमारे पास तो वो इवन होता है। और यदि x को -x रखने पर हमारे पास फंक्शन उसका नेगेटिव आ जाता है तो वो क्या होता है ओड फंक्शन होता है। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ -x, यानी कि एफ ऑफ एक्स का और एफ ऑफ -x का यदि डिफरेंस लोगे तो ओड फंक्शन है और सम लोगे तो क्या आएगा इवन फंक्शन आएगा। और ये भी पॉसिबल है कि कई बार ऐसा फंक्शन आ जाता है कि ना तो वो इवन हो और ना ही वो ओड हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे द गिवन फंक्शन इज नाइदर इवन नॉर ओड। एक एग्जांपल लिया हमने 3x⁴ + 5x + 9। अब इसमें x की जगह -x रख दो तो यहाँ तो क्या हो जाएगा प्लस और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, तो ना तो ये इवन बनता है और ना ही क्या बनता है ओड बनता है। तो ऐसा भी फंक्शन हमारे पास पॉसिबल है कि भाई कोई हमारे पास ना तो इवन हो और ना ही क्या हमारे पास भाई ओड हो। अब इसके बाद आते हैं हमारे पास भी सम इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस की कुछ इम्पोर्टेंट टाइप्स जिनकी हमें आगे तक बहुत ही ज़रूरत पड़नी है। तो सबसे पहले तो आता है हमारे पास भी आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी से ही मतलब समझ में आता है हमारे पास कि भी जो अपने पास क्या है डोमेन से एलिमेंट लिया वही सेम उसकी क्या है हमारे पास इमेज आए। जैसे कहता है अ रियल वैल्यूड फंक्शन, कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है फ्रॉम R to R, यानी डोमेन भी रियल है और कोडोमेन भी क्या है रियल है। उसको आइडेंटिटी फंक्शन कब कहेंगे जब हमने एक एलिमेंट कहाँ से लिया भाई डोमेन से लिया, उस पर फंक्शन लगाया और वापस क्या है हमारे पास वही एलिमेंट आ जाता है, यानी उसकी इमेज भी सेम वही एलिमेंट आ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं आइडेंटिटी, यानी सेम जैसा एलिमेंट लिया उसी जैसे क्या आ गई इमेज। जैसे जुड़वा बच्चे नहीं होते हैं, दोनों क्या होते हैं सेम होते हैं ना, तो ऐसे हमारे पास क्या हो जाते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। अब जैसे हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की भी क्या आएगी 0, x की 1 ली y की 1, x की 2 ली y की 2। देख लो आप जो हम एलिमेंट्स ले रहे हैं उनकी इमेजेस भी क्या आ रही हैं सेम आ रही है ना, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। और जब ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये क्या आता है एक लाइन आती है हमारे पास जो कहाँ से पास होती है ओरिजिन से। तो यहाँ पे अब बात आती है हमारे पास डोमेन की और रेंज की। किसकी बात आती है अभी डोमेन और रेंज की। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो डोमेन ऑफ f है और जो रेंज ऑफ f है दोनों क्या हो गया हमारे पास। से अगर डोमेन बात करते हैं, डोमेन आप यहाँ कोई भी एलिमेंट रखो भाई, कोई भी रियल नंबर्स में से कोई भी एलिमेंट लो उसकी इमेज क्या आनी है सेम वही आनी है हमारे पास। यानी कि आप डोमेन कहाँ से ले रहे हो रियल नंबर से ले रहे हो ना, और प्रत्येक रियल नंबर के लिए एग्जिस्ट करता है। देखो कहीं पे भी क्या है इन्फिनिटी नहीं आता हमारे पास। कोई भी आप वैल्यू रख के देख लो, कोई भी वैल्यू रख के देखो, यहाँ पे 1 रखो 2 रखो वापस क्या आ रही है भाई 1 2 3 4 वही आ रही है हमारे पास। सब के लिए क्या हो रहा है एग्जिस्ट हो रहा है फंक्शन हमारे पास। और जो हमारे पास डोमेन रख रहे हैं हम वही क्या आ रहा है हमारे पास भाई रेंजेस आ रही हैं। तो इसलिए क्या तभी डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू रेंज ऑफ f। जो डोमेन आएगा जितना उतनी क्या आएंगी रेंज आएंगी। पूरा रियल नंबर ही क्या हमारे पास डोमेन है, तो पूरा रियल नंबर ही क्या इसकी इमेज है। एंड द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन
पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज। ये जो एक्स के एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है यहाँ पे भाई, ये 45 डिग्री का एंगल बनाती है। अब आता है हमारे पास भी कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट से मतलब समझ आना चाहिए कांस्टेंट यानी कि स्थिरांक, जो स्थिर हो। जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है, फ्रॉम रियल वैल्यूड फंक्शन ले रहे हैं हम, फ्रॉम आर टू आर, देन अ फंक्शन ऑफ द टाइप इज सेड टू बी कांस्टेंट फंक्शन। इस टाइप का कोई भी फंक्शन वो क्या कहलाएगा, कांस्टेंट फंक्शन। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, वेयर सी इज ए कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन्स की वजह से एफ ऑफ एक्स 3 आ गया, एफ ऑफ एक्स 4 आ गया, एफ ऑफ एक्स 5 आ जाता है, तो ये सारे क्या है हमारे पास कांस्टेंट है। अब मान लो जैसे आप क्या ले रहे हो, डोमेन आपने क्या लिया, रियल नंबर लिया है। अब यहाँ आपने 1 रख दिया तो तब भी सी क्या रहेगा, सी रहेगा। 2 रख दिया सी रहेगा, 3 रख दिया सी रहेगा, 4 रख दिया फिर भी क्या रहेगा हमारे पास, सेम रहना ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। अब यदि आपका फंक्शन क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। एक एग्जांपल लेके देखो, ग्रेटर देन 0 है, 3 क्या हमारे पास, यही है ना सेम। सी तो सी क्या है कांस्टेंट, और 3 भी क्या हमारे पास कांस्टेंट ही है ना, लेकिन ये क्या है ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है हमारे पास। तो इसका जो ग्राफ आएगा, एफ ऑफ एक्स को हम क्या लिखते हैं, वाई लिखते हैं ना। तो इसका y इज इक्वल टू क्या बन गया, 3 बन गया ना हमारे पास भाई। y इज इक्वल टू कितना आ गया, 3। यानी जो अपने पूरा इसके लिए डोमेन के लिए जो रियल नंबर है उस सभी के लिए जो अपनी इमेज है कितनी बनती है, 3 बनती है। तो यानी y इज इक्वल टू कितना है, 3। और y इज इक्वल टू 3 क्या होते हैं हमारे पास, एक लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये y इज इक्वल टू 3, यानी कि y ये कांस्टेंट है, y इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट आएगा और वो ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव हो तो हमारे पास ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगी। अगर वो 0 आ जाता है हमारे पास, कांस्टेंट जो वैल्यू हमने जो फंक्शन है 0 लिया है, तो वो क्या आएगा, एक्स एक्सिस होएगा हमारे पास ग्राफ उसका। यदि लेस देन यानी मान लो माइनस का 3 आ गया तो वो क्या आएगा हमारे पास, बिलो द एक्स एक्सिस बट पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही आएगी हमारे पास वो भी लाइन। यानी कि इस कंडीशन में जब हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन होगा तो वो क्या, उसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, लाइन होगी पैरेलल टू किसके हमारे पास भाई, पैरेलल टू किसकी होगी, एक्स एक्सिस होएगी। अब बात आती है हमारे पास भाई, जो ग्राफ है हमने बना दिया। ग्राफ में अपने पास जितने भी पॉइंट, देखो आपने यहाँ क्या लिया है भाई, फंक्शन जैसे अपना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी लिया था, तो अब यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो मैनी एलिमेंट्स रख दो तो क्या आएगा हमारे पास, सी आना ना। तो इसके लिए क्या हमारे पास डोमेन तो क्या है, एक्स है, लेकिन जो अपने पास इमेज आएगी वो तो क्या रहनी है, कांस्टेंट ही रहनी, सी सेम रहनी है ना हमारे पास, इमेज क्या रहनी है, सेम रहनी है। तो ये ऑर्डर्ड पेयर बना हमारे पास एक्स सी। तो यहाँ से हम इसकी रेंज और डोमेन और रेंज दोनों निकाल सकते हैं। तो डोमेन तो क्या है हमारे पास भाई, रियल नंबर आ गया, और जो रेंज है अपने पास वो क्या आ गई, कांस्टेंट सी रहेगा हमारे पास, ठीक है ना बात। तो यहाँ डोमेन पे तो आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हो ना, चाहे पॉजिटिव रखो, नेगेटिव रखो, कुछ मर्जी रखो, लेकिन आपका जो सी है सेकंड एलिमेंट है वो तो क्या रहना है, कांस्टेंट ही रहना है। तो इसलिए आपकी जो रेंज है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट, और डोमेन आपका क्या रहेगा, पूरे का पूरा रियल नंबर रहेगा। तो ये डेफिनेशन है। अब इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन चलते हैं, इसमें आ जाता है हमारे पास भाई, नेक्स्ट डेफिनेशन आती है लीनियर फंक्शन। कैसा फंक्शन आता है हमारे पास भाई, लीनियर फंक्शन। तो अभी हमने जो पीछे एक पोलिनोमियल फंक्शन पढ़े थे उसमें क्या आया था हमारे पास, क्वाड्रेटिक भी थे, क्यूबिक भी थे और लीनियर भी थे। अब ये सेपरेटली हमारे को क्या दे दिया, लीनियर फंक्शन दे दिया। तो लीनियर फंक्शन में क्या होगा हमारे पास, अ फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। हम इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं, वेयर m क्या होता है हमारे पास, स्लोप होता है, और जो c है, c क्या होता है हमारे पास, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। सी क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है किस पर भी, वाई एक्सिस पर। देखो ये ग्राफ है, इससे समझाता हूँ। जो ये है ये तो क्या होता है, स्लोप होता है हमारे पास। ये अपना जो लाइन वाला चैप्टर आएगा तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, यहाँ थोड़ा जितनी ज़रूरत है उतना ही बताते हैं हम। तो अब ये मतलब वाई एक्सिस पर ये लाइन कितनी डिस्टेंस कट करती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट बोलते हैं। और क्या कहलाते हैं, वाई इंटरसेप्ट कहलाता है। तो जैसे अपने पास यहाँ y इज इक्वल टू 3x माइनस 2 है,
ये अपने पास कोई लीनियर फंक्शन है। तो जब इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे तो हम ऑर्डर्ड पेयर में क्या आएगा हमारे पास y 3x - 2, यानी अपने पास फंक्शन के लिए जो एलिमेंट्स मिलने हैं ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में वो इस तरह से मिलने हैं। सॉरी y नहीं, यहाँ पे क्या लेंगे हम x, क्योंकि पहला एलिमेंट हमारा किससे होना चाहिए, डोमेन से, और ये क्या है y आ गया। ये जो फंक्शन की हमने पीछे डेफिनेशन ली थी ना अभी, ऑर्डर्ड पेयर x y बिलोंग्स टू किससे होना चाहिए, f से। तो x क्या होगा हमारे पास डोमेन का एलिमेंट, और y क्या हो गया भाई जो इसकी इमेज बनेगी। तो इमेज किससे मिलनी है हमने 3x - 2 से मिलनी है। तो x और 3x - 2 आ गया। तो अब ये लीनियर फंक्शन हो गया, और लीनियर फंक्शन का जो ग्राफ भी आएगा हमारे पास वो क्या आता है, स्ट्रेट लाइन ही आती है। तो अब बात आती है यहाँ से डोमेन और कोडोमेन की। तो डोमेन तो आप देखो, डोमेन का मतलब क्या होता है भी आपने वैल्यू रखनी है, और जैसे अपने पास ये था y = 3x - 2 था, यहाँ पर x की जो भी वैल्यू रखो आप इमेज निकालने के लिए, तो x की आप यहाँ पे जो भी वैल्यू रखो वो सारी की सारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, एग्जिस्ट होनी चाहिए, यानी इस फंक्शन को क्या करनी चाहिए, डिफाइन करनी चाहिए। जैसे हमारे पास आ जाए y = 1/x, और अब यहाँ पर ये रियल नंबर अपने पास, डोमेन और कोडोमेन दोनों क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। अब मान लो आपने x रियल नंबर में क्या आता है, 0 भी आता है, तो 1/0 रख दिया, तो ये क्या होगा, नॉट डिफाइंड आ गया हमारे पास। तो फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करा। किसके लिए नहीं कर रहे हैं, 0 के लिए नहीं कर रहे हैं, समझ गए ना। लेकिन अब यहाँ पे देखो, आप रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू रखो, चाहे आप माइनस की रखो, प्लस की रखो या 0 रखो, तो हमें क्या मिलनी है, कोई ना कोई इमेज उसके लिए मिलनी है। तो पूरे के पूरे रियल नंबर के लिए क्या कर रहा है, ये जो रिलेशन हमारे पास क्या होता है, सेटिस्फाई होता है। रियल नंबर में से आप कोई भी वैल्यू रखो, नेगेटिव, पॉजिटिव, 0, तो आपको एक यूनिक इमेज यहाँ पर मिलती है। तो इसलिए इसका जो डोमेन है वो भी क्या होगा, रियल, और जो रेंज है वो भी क्या आएंगे हमारे पास, रियल नंबर ही आएंगे। पूरे का पूरा जो रियल नंबर आएगा वो हमारे पास डोमेन भी होगा और रेंज भी होएगा। फिर जैसे हम ना यहाँ पर देख लो ना रखे, जैसे हम x को 0 रख लेते हैं, x को 0 रख लिया तो y की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, -2। x को हमने 1 रख लिया तो y की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 3 - 2 1। x को हमने क्या रख दिया, 2 रख दिया, तो भाई y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 2 = 6 - 2 क्या आ जाएगा, 4। x को मान लो हमने -1 रख दिया तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, -3 - 2 कितना हो जाएगा, -5। तो देखो आप पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर रख रहे हो, तो इस साइड इमेज भी क्या मिल रही है, पॉजिटिव नेगेटिव रियल नंबर मिल रही है ना हमें। तो इसलिए क्या है, डोमेन तो है ही हमारे पास रियल, तो कोडोमेन भी क्या है, सॉरी डोमेन और कोडोमेन तो दोनों रियल है ही हैं, तो उसकी जो रेंजेज हैं वो भी क्या रही है हमारे पास, भाई रियल आ रही हैं। कैसे आ रही हैं, रियल। अब आता है इसके बाद द अब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन। भाई जो मॉडुलस फंक्शन होता है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन बोलते हैं। कैसा फंक्शन बोलते हैं, अब्सोल्यूट वैल्यू। और इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है ये ऐसी होती है मोड से, f(x) यानी कोई फंक्शन है और किसके इक्वल है, मोड ऑफ x के। तो f(x) मीन्स क्या होता है, y तो होता है हमारे पास, यानी x, ये एलिमेंट x से लिया, उस पर हमने क्या लगाया, फंक्शन, तो ये f(x) क्या बन जाती है, इमेज, और इमेज को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, y से। तो ये क्या आ गया हमारे पास भी, मोड ऑफ x है, मॉडुलस फंक्शन है। तो कहता है कि भी इसमें हमारे पास दो वैल्यूज होते हैं, यदि x <0, यदि आप x को माइनस ले रहे हो तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव ऑफ x आएगी। यानी कि y = x है इफ़ x <0 है, और y = -x आएगा इफ़ x क्या आएगा, 0। इसमें दो वैल्यू होती हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। यदि आप x को क्या ले रहे हो, <0, तो उसको हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, -x। और यदि आप >0 यानी पॉजिटिव ले रहे हो x को, तो अपने पास जो मॉडुलस फंक्शन है वो क्या आएगा, उसकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो जो इसका ग्राफ बनाएंगे हमारे पास, ग्राफ बनाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो कहाँ से पास होगी हमारे पास, ओरिजिन से पास होती है। ये जो इस साइड ग्राफ आए किसके लिए, y = x के लिए, क्योंकि आप x की वैल्यू 0 रखोगे, x की वैल्यू 0 रख दी तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 0। x की वैल्यू 1 रख दो, y की वैल्यू भी क्या आएगी, 1। x की वैल्यू 2 रख दो, y की वैल्यू भी क्या आएगी, 2। इस साइड x की वैल्यू 0 रखे तो y की भी कितनी आएगी, 0। x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -1। फिर ये ग्राफ बना के देख लो, तो इस प्रकार का ग्राफ आएगा हमारे पास।
तो जो एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि मॉडुलस फंक्शन है उसमें ये ध्यान रखना है, दो वैल्यूज़ आती हैं। अगर लेस दैन 0 ले रहे हैं तो क्या आएगा हमारे पास, फंक्शन नेगेटिव दिखाया जाएगा। अगर ग्रेटर दैन 0 ले रहे हैं तो फंक्शन क्या दिखाया जाएगा, पॉजिटिव दिखाया जाएगा। अब इसमें बात आती है हमारे पास भाई, अब यहाँ पे आप देखो मॉडुलस का मतलब क्या हमारे पास भाई, इसमें क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू है ना, लेकिन जब उसकी आउटपुट आएगी हमारे पास वो क्या मिलेगी, हमारे पास पॉजिटिव मिलेंगे सारे। मान लो यहाँ पे मॉडुलस निकालना भाई, x को हम -1 ले रहे हैं तो -1 का मोड क्या आएगा हमारे पास, +1। -2 ले रहे तो क्या आएगा, +2 ही आएगा। अब जो उसमें डोमेन अपना फंक्शन क्या था, फ्रॉम रियल नंबर टू कहाँ तक है भाई, रियल तक है। तो रियल में नेगेटिव नंबर भी है, पॉजिटिव नंबर भी है, तो डोमेन तो उसका रियल नंबर आ गया पूरे का पूरा। लेकिन जब आप इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू रखो या पॉजिटिव रखो, हमें मिलना क्या, वो पॉजिटिव ही मिलनी है। तो इसलिए जो अपने पास रेंज आएगी वो क्या आएगी, ऑल नॉन नेगेटिव रियल्स। नॉन नेगेटिव रियल्स का मतलब पॉजिटिव रियल्स हैं, जो नेगेटिव रियल्स का मतलब क्या आएगा, जो पॉजिटिव नंबर्स हैं सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, वो क्या आएगा अपने पास, इसकी रेंज आएगी। तो मेनली जो ये क्वेश्चन आने अपने पास उसमें हमें क्या पता होना चाहिए, डोमेन और रेंज के बारे में ही पता होना चाहिए। तो डोमेन तो आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखो, क्योंकि डोमेन ये चीज़ और ध्यान रखनी है, अभी डोमेन में हमने डोमेन किसके आधार पर निर्भर करेगा, अपने फंक्शन भाई एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे आप एक्स की कोई भी वैल्यू रखो तो इसके लिए एग्जिस्ट करेगा, कहीं पे ऐसा नहीं आ रहा है कि भाई इनफाइनाइट बनता हो हमारे पास। तो इसलिए डोमेन क्या होगा, पूरे का पूरा रियल नंबर। अब बात आती है, हमने इसमें डोमेन की वैल्यू रखी, डोमेन मान लो नेगेटिव रखते हैं तो क्या रहा है फिर पॉजिटिव, पॉजिटिव रख रहे हैं तो फिर तो क्या आना है पॉजिटिव। तो इसमें हमारे पास नेगेटिव नंबर तो कहीं मिलेगा ही नहीं ना, तो इसलिए जो रेंज है, रेंज क्या आएगी, सारी की सारी पॉजिटिव आएगी हमारे पास, रेंज क्या आएगी, सारी की सारी पॉजिटिव। तो ये ध्यान रखना। अब आ जाता है द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन होती है, जो बड़े वाली ब्रैकेट होती है ना, उसकी ये वाली रिप्रेजेंटेशन किसके लिए जाती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए ली जाती है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। एग्जांपल लो, जैसे अपने पास ये 3.5 था, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसका क्या बनेगा, 3 बनेगा। ये हमारे पास हमने लिया x = 3.5, तो ये इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या बनेगा, 3, क्योंकि इससे क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू, इसके लेस या इससे इक्वल। इसको करने का आसान तरीका क्या है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लो इसको। जैसे हमने क्या कर लिया भाई, 0, 1, 2, 3 और 4, तो 3.5 कहाँ आएगा, 3 और 4 के बीच में, ये देखो रिप्रेजेंट कर दिया हमने। तो हमें कहाँ जाना है, इसके लेफ़्ट में जाना है, इसके लेफ़्ट में। जब भी आपने किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना हो तो आप उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो और उसके लेफ़्ट साइड में चलो, तो लेफ़्ट साइड में जो नंबर आएगा वही इसका क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा। जैसे 3.5 लेफ़्ट में कितना है हमारे पास, 3 आया। 4.9 में क्या आएगा, 4, क्योंकि 4.9 किसके इक्वल है हमारे पास, इससे लेस और इससे ऊपर तो हमें जाना ही नहीं है भाई। हम कहीं भी 5 लिख दें, हम इसको 5 नहीं लिख सकते, इससे क्या रहेगा, इससे ग्रेटर तो आ ही नहीं सकता है, या तो इसके इक्वल या इससे लेस रहेगा हमारे पास। तो हमें ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, जैसे यहाँ 4.9 यहाँ से आ गया हमारे पास, तो इसके लेफ़्ट में क्या आता है हमारे पास भाई, लेफ़्ट में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है ना हमारे पास। देखो जैसे ये 1, ये 2, 3, 4 और ये कितना था, 5, तो 4.9 के लेफ़्ट में गए। अब जो यहाँ आते हैं हम, मान लो -2.3, अब इसको वैसे ही लेके चले, हम नंबर लाइन ना ड्रा करें, तो -2.3 हम क्या सोचते हैं कि ये तो क्या रहेगा, -2 आ जाएगा इसका, लेकिन ये क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि आप नंबर लाइन पे आओ, 0, -1, -2 और -3, तो यहाँ पे ये -2.3 ले लिया हमने। तो हमें जाना कहाँ पे है, लेफ़्ट में जाना ना, क्योंकि देखो जो -2 है ये -2.3 से क्या होगा, बड़ा हो गया, ग्रेटर हो गया। ये क्या होगा, इससे ग्रेटर। -2.3 क्या होगी, छोटी वैल्यू है, और ये क्या है, बड़ी। तो बड़ी तो हमने लेनी नहीं ना, हमें क्या लेना है, या तो इसके इक्वल या इससे छोटा। तो इसका आसान तरीका यही होता है कि इसको नंबर लाइन पे लो और वहाँ से देखो कहाँ चलना है हमें, मूव टू द लेफ़्ट, लेफ़्ट में मूव करना है इस साइड। तो अब ये माइनस का क्या था हमारे पास, 2.3, तो लेफ़्ट में मूव करा तो कितना आ गया हमारे पास, -3, तो -2.3 क्या आएगा हमारे पास, -3 आएगा। और 6, तो 6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा, 6 ही आएगा।
अब डेफिनेशन है ना, तो इसके इक्वल या से लेस। अब माइनस का एक दो एग्जांपल और आप लेना चाहते हो ले सकते हो, जैसे -4.5 आ गया, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा। तो जब -4.5 के लेफ्ट में जाते हैं तो हम वहाँ पे क्या मिलेगा, हमें -5 मिलेगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिफाइन करने के लिए आप नंबर लाइन का यूज़ करो, वो बेस्ट है। अब इसके बाद आता है हमारे पास भाई, इसका ग्राफ भी हम ड्रा करेंगे। जैसे इन अदर वर्ड्स, इफ़ f इज़ ए फंक्शन फ्रॉम r to r डिफाइंड बाई f of x इज इक्वल टू x, x बिलोंग्स टू r, अज्यूम्स द वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू x। तो हमने अभी बताया था ना पीछे कि अपने पास जो वैल्यू है क्या आएंगी, लेस देन और इक्वल टू रहेगी। इसके लेस देन, मान लो x ले रहे ना हम, यहाँ पे x ले रहे, तो x से क्या हो सकता है, लेस देन, और ये इसके इक्वल आएगा हमारे पास। ठीक है भाई। तो अब यहाँ देखो हमारे पास पहले ये देख लो, ये बता देते हैं हम। जैसे -0.1 लिया, तो -0.1 के लेफ्ट में जाओ, क्या बनेगा, -1 ही बनेगा। -0.2 लिया, तो उसके लेफ्ट में भी क्या आ जा रहा है, -1 ही जा रहा है। -0.3 तक गए तो तब भी कितना आ रहा है हमारे पास, -1 ही जा रहा है। फिर -0.9 लिया हमने, तो -0.9 लिया तो कितना है हमारे पास भाई, ये भी क्या आएगा, -1 ही आएगा। -1 लेंगे तो वो भी कितना आएगा हमारे पास भी, -1 आएगा। तो किसी भी कीमत पे 0 की तरफ तो नहीं आ रहा ना, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए जब भी हम नंबर लाइन पे चलते हैं तो कहाँ चलेंगे, लेफ़्ट की तरफ ही देखना है। यानी कि क्या होगा भी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, उससे लेस और क्या उसके इक्वल हो सकता है। अगर हम इस साइड राइट में जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, उससे बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा तो हमें लेना ही नहीं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो अब इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए देखो, जैसे x इज इक्वल टू, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है, इसकी वैल्यू कितनी ली हमने अभी, -1 ली है। कितना लिया यहाँ पे, -1। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि अभी y इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है, -1 है। अब जो ये एग्जिस्ट करता है ना, देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, यहाँ देखो x की जो भी वैल्यू रही है, आपने जितनी -0.1 ली, -0.2 ली, -0.3 ली, -0. ये किसके इक्वल आई है सारी, -1 के इक्वल आई है ना, उससे ग्रेटर तो नहीं हुई, लेकिन लेस देन क्या है हमारे पास, 0 से। x की जो वैल्यू है वो लेस देन क्या रहेगी, 0। भाई ग्रेटर देन इक्वल टू तो क्या है, -1 से, -1 के इक्वल भी है और उससे क्या है, लेकिन लेस देन क्या रहेगी हमारे पास भाई, 0 से। यानी कि कहने का मतलब क्या है, देखो ये सारी की सारी जो हम नेगेटिव, यहाँ से देखो, आप यहाँ से समझो इसको, -0.1 -1, -0.2 ये भी -1 आएगा, -0.3 लिया वो भी क्या आएगा, -1, -0.9 तक ले लिया हमने तो वो भी कितना रहना हमारे पास, -1 ही रहना भाई। कितना रहना, -1 ही रहना। अब जैसे ये लेके चल रहे हम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, तो यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम, हमारे पास ये कैश इंटरवल बनता है हमारे पास, सेमी ओपन बनता है ना, कि भी -1 तो इंक्लूड होगा, लेकिन 0 यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा। 0 यहाँ पर क्या होगी हमारे पास भाई, एक्सक्लूड होगी। 0 यहाँ पर क्या होगी, एक्सक्लूड होगी। अब नेक्स्ट में देखो यहाँ पे क्या लिया, ये y इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास भाई, 0। तो यहाँ पे क्या हमारे पास 0 और क्या आएगा, 1 आएगा भाई। 0 इंक्लूड होगा लेकिन 1 एक्सक्लूड होगा। ऐसे ही यहाँ पे क्या हमारे पास 1 इंक्लूड होगा लेकिन 2 क्या होगा, एक्सक्लूड होगा। यहाँ पर 2 इंक्लूड होगा और 3 क्या होगा, एक्सक्लूड होगा। क्योंकि देखो उससे ग्रेटर तो हो नहीं सकती ना, 2 से 2 के इक्वल हो सकता है। 2 की आप जो मर्जी वैल्यू लो, 2 की आप जो मर्जी वैल्यू लो, 2.1 लो, 2.2 लो, 2.3 लो, 2.4 भी, एक्स को आप 2 से ग्रेटर लो लेकिन वो क्या रहेगा, इक्वल टू 2 ही आएगा हमारे पास, लेकिन लेस देन 3 रहेगा हमारे पास। अगर 3 पे हम उसको ले जाते हैं, मान लो हम उसको 3 पे ले गए तो वो क्या होगा, 2 से ग्रेटर आ गया ना भाई। मान लो हम यहाँ पे ये ले लेते हैं 2.3 ले लिया हमें, या 2.3 भी कितना आएगा हमारे पास, 2 ही आएगा। मान लो हम क्या कह देते हैं भाई 2.9 लिया हमने, और 2.9 को हम समझते हैं कि अब ये तो 3 के इक्वल है, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो तो क्या करेगी, कंट्राडिक्ट करेगी ना। यहाँ पे मान लो आप इसको 3 लिख देते हो तो डेफिनेशन क्या करेगी, कंट्राडिक्ट करेगी। डेफिनेशन क्या कहते हैं कि भी इससे लेस देन या इसके इक्वल होना चाहिए, और हमने क्या लिख दिया, ग्रेटर, तो इसलिए तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं कि भी 2 इंक्लूड है लेकिन 3 क्या है, एक्सक्लूड है। 2 इंक्लूड है और 3 क्या है, एक्सक्लूड है। जैसे हम लेते हैं
इसको इसी चीज़ को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। भी जो x ले लिया हमने कोई एलिमेंट जो किस से बिलोंग कर रहा है -1 0 से। अब -1 0 का मतलब क्या है कि भी यहाँ -1 इंक्लूड है और -1 और 0 के बीच के जितने एलिमेंट है वो भी इंक्लूड हैं। मतलब -0.9 -0.8 -0.4 -0.3 -0.2 0.1 वो सारे इंक्लूड हैं, लेकिन 0 क्या है यहाँ पर एक्सक्लूड है। और उन सभी वैल्यूज़ के लिए जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आना है वो कितना आना है हमारे पास -1 ही आना है। भी आप यहाँ देखो जो हमने ये वैल्यू ली थी ना, ये इसी को डिफाइन करें, इस वाले को। इसमें देखो हमने क्या लिए हैं, 0 से लेकर 0 को छोड़कर बाकी सारी वैल्यूज़ ली हैं और सब का क्या आ रहा है हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1 आ रहा है। ठीक है ना बात। तो अब इसके लिए क्या आना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1 आना है, यानी कि क्या तभी -1 इंक्लूड होगा और 0 क्या होगा एक्सक्लूड होगा। अब यहाँ देखो y इक्वल टू क्या लिया, इसका मतलब क्या होगा हमारे पास, भाई ये इमेज आई ना, हमने x की इसके बीच में से जो भी वैल्यू रख ली, -1 भी रख ली और भी बाकी जितनी वैल्यूज़ हैं 0 को छोड़ के, तो उनके लिए क्या आता है हमारे पास -1, यानी अपनी जो इमेज है वो कितनी आई है -1 आई है। कितनी आई है भाई -1। ऐसे ही x बिलोंग्स टू 0 1 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट ले लेते हैं हम 0 1। तो अब इसमें क्या है हमारे पास x जो अपना क्या हो सकता है यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो क्या हो सकता है 0 भी हो सकता है। फिर क्या हमारे पास भाई 0.1 भी हो सकता है और 0.2 भी हो सकता है, 0.3 भी हो सकता है, 0.4 भी हो सकता है, 0.5 भी हो सकता है, 0.6 भी हो सकता है और भाई 0.7 भी हो सकता है हमारे पास, 0.8 भी हो सकता है, 0.9 भी हो सकता है। इन सब की जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की इन सब की जो वैल्यू आनी है वो कितनी आनी है हमारे पास 0 ही आनी है। क्या आनी है 0। अगर हम 0.9 को 1 लिख देते हैं तो वो इससे क्या होगा ग्रेटर, और फिर क्या हो जाएगा कंट्राडिक्शन, क्योंकि ग्रेटर तो हम ले ही नहीं सकते, हम क्या लेंगे यहाँ पर लेस लेंगे। क्या लेंगे भाई लेस वैल्यू लेके चलेंगे, लेस देन या इक्वल टू। अब जैसे यहाँ पे 0 था, 0 इक्वल टू किसके आ गया 0 क्या आ गया, और ये सारे क्या हैं इन सब से क्या लेस देन ले लिया हमने, वो क्या आ गई 0 आ गई। तो इसलिए यहाँ पे कहता है कि भी 0 इंक्लूड है और 1 एक्सक्लूड है, क्योंकि 1 को तो कर ही नहीं सकते ना। अगर यहाँ 1 लिख दिया हमने तो वो क्या हो गया डेफिनेशन को क्या कर गया इसकी कंट्राडिक्ट कर गया ना। अगर मान लो आप इमेज को y लिख देते हो तो 1 लिख देते हो तो 1 तो इमेज आ ही नहीं सकती ना इसकी किसी भी कीमत पे। 0.1 0.2 0.3 अप टू 0.9 इन सब की जो इमेज आनी है वो कितनी आनी है भाई 0 ही आनी है। तो इसलिए अपना क्या है हमारे पास भाई, हम ग्राफ लेते हैं। सबसे पहले अपना यहाँ देखो क्या था अपने पास, इससे लेके चलते हैं 0 से स्टार्ट करते हैं हम, 0 से माइनस वाला बाद में देखते हैं। हम 0 से स्टार्ट करो तो 0 क्या हमारे पास, ये देखो 0 क्या हो रही है इंक्लूड हो रही है ना 0, और 1 क्या हो रहा है एक्सक्लूड होता है, ये ब्लैंक सर्कल लगाना हमने। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास भाई 1 2 आ गया। मान लो 1 क्या हो रहा है इंक्लूड, 1 इंक्लूड हो रहा है तो हम इसको क्या करेंगे डार्क, और 2 क्या होता है एक्सक्लूड। फिर उसके बाद भाई क्योंकि देखो y इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास ये 1, ये वाली लेनी ना हमने। फिर y इज इक्वल टू 2 आ रहा है तो 2 इंक्लूड है और ये क्या है एक्सक्लूड है 3। फिर y इज इक्वल टू 3 पे, क्योंकि यहाँ पे देखो इसकी जो इमेज बन रही है y इज इक्वल टू -1, इसकी जो इमेज बन रही है y इज इक्वल टू 0, इसकी y इज इक्वल टू 1, इसकी y इज इक्वल टू 2, आगे y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4 ऐसे बनती हैं। तो ये y इज इक्वल टू 3 आया तो 3 क्या होगा हमारे पास भी इंक्लूड हो गया और 4 क्या हो जाएगा एक्सक्लूड हो जाएगा। ऐसे ही नीचे भाई -1 किसी में आया ना तो -1 क्या होगा हमारे पास -1 इंक्लूड हो गया और 0, ये 0 यहाँ पे देखो y पे ये 0 बनेगी ना तो ये 0 क्या हो जाएगी एक्सक्लूड। ऐसे ही हमारे पास भी -2 इंक्लूड हो जाएगा और 1 क्या हो जाएगा एक्सक्लूड हो जाएगा। तो ये हमारे पास ग्राफ बनता है किसके लिए भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए। किसके लिए बनता है भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए। अब ऐसे ही अनदर इम्पोर्टेंट टाइप आती है हमारे पास द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन तो इसमें हमें ना अपना लेके चलते हैं, मान लो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और जो ये होता है ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन होती है, ये वाली फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की। जैसे हमने क्या लिया
अपने पास कोई एलिमेंट x लिया, तो इस x को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस इट्स फ्रैक्शनल पार्ट। कोई भी एलिमेंट x लिया, जैसे अपने पास हम यहाँ 6.7 ले रहे, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 6.7 प्लस इट्स फ्रैक्शनल पार्ट कितना है हमारे पास 0.7, तो ये कितना आएगा हमारे पास भी 6.7 आएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.7, ये लिख दिया हमने भी। तो ये कितना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 6.7 है ना, तो 6.7 की लेफ़्ट में देखो, लेफ़्ट में क्या बनता है इसकी 6 बनता है ना, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 6। अब यहाँ जो हमारे पास भी प्लस कितना आ रहा है 0.7, तो 6 प्लस 0.7 किसके इक्वल आ रहा है 6.7 ही आएगा हमारे पास। तो x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस क्या है हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट। तो हमें क्या निकालना, फ्रैक्शनल पार्ट निकालना ना, तो एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को किस में से माइनस कर देंगे, x में से। देखो माइनस करके आप 6.7 में से किस को माइनस कर दिया 6 को, तो कितना है हमारे पास 0.7, तो कितना आता है 0.7 ही आता है ना। तो किसी भी मान लो फंक्शन का हमें क्या निकालना हो, फ्रैक्शनल पार्ट निकालना हो, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट है और वो क्या होगा हमारे पास x माइनस क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी x का ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेना हमने। अब एक चीज़ देखो, मान लो x को हम क्या ले रहे हैं भाई, x को हम कितना ले लें 6.7, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेंगे x का, सॉरी 6.7 का, तो वो कितना आया 6 आया। x 6.7 है तो इसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है 6 आया। तो यहाँ पे जो 6.7 है वो ग्रेटर देन है, किस से ग्रेटर देन है 6 से, है ना, ग्रेटर देन 6। अगर आप x को 6 लेते हो तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी क्या आएगा 6 आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा 6। तो यहाँ पे क्या हो गया, दोनों क्या आ गए, यानी x और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इससे क्या पता लग रहा है कि भी जो x है ना वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा, किससे, इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से। मतलब किसी भी फंक्शन का आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यदि लेते हो तो वो उस फंक्शन से हमेशा क्या आता है, छोटा आता है। मान लो हमने 5.9 लिया फंक्शन, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकाल लो 5.9 का, क्या आएगा हमारे पास 5 ही आएगा ना। तो जो ये वाली वैल्यू है x, ये ऑलवेज इससे बड़ी रहनी है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी। यानी जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, नॉन नेगेटिव रहेगा। जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसकी वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू किस से रहेगी, 0 से। ये इसका कंसेप्ट मैंने आप लोगों को बता ही दिया। x 6.7 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकाल लो 6 आया, देखो क्या इससे छोटा है ना, यानी ये बड़ा है, और जब बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आती है, पॉजिटिव वैल्यू आती है। तो भाई जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स नॉन नेगेटिव रहेगा हमेशा। अब आता है हमारे पास भी, ये तो लीनियर वाला तो हो गया। अब इसका ग्राफ देखते हैं हम भाई। अब देखो हम एग्जांपल लेके चलते हैं, पहले उनसे क्लियर करो। जैसे x इज इक्वल टू 6.7 है, तो इसका मतलब क्या है, इसका हमें क्या निकालना है, फ्रैक्शनल पार्ट निकालना। तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, x माइनस इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो 6.7 माइनस 6.7, तो ये क्या आएगा 6.7। लेफ्ट में चलेंगे तो हम कितना आएगा 6 पे आएंगे ना, तो उसमें से माइनस करें कितना आएगा 0.7। फिर 1.3 के लिए निकाला, तो 1.3 के लिए निकालेंगे तो कितना आएगा 0.3। फिर हमने 2.3 के लिए निकाल लिया, 2.3 के लिए निकाला, तो 2.3 के लिए निकाल लेंगे तो वो भी कितना आएगा -2.3। यहाँ पे ध्यान से माइनस वाला है ये, इसको ध्यान से करना है। तो -2.3 है, पर जब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लोगे, नंबर लाइन लो, नंबर लाइन पे क्या हमारे पास 0, ये कितना है -1 -2 और ये कितना है -3। तो 2.3 यहाँ पर होगा कहीं सी, तो उसके लेफ़्ट में चलना है ना हमें, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लेफ़्ट में कितना आता है -3। तो -3 आया, माइनस माइनस +3, तो क्या है 0.7। तो हमने अब पीछे किया था ना कि भी जो अपने पास फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है वो ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। देखो सभी में वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है ना, सभी में वैल्यू कैसी आ रही है हमारे पास, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है।
ठीक है बात। तो इसमें जो अपने पास वैल्यू आनी है, अभी तक हमने जितनी वैल्यू निकाली, अब एक एग्जांपल और लेके चलो। मान लो x इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया, 4 ले लिया। x इज इक्वल टू 4 ले रहे, तो इसके लिए अपने पास जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है वो क्या आएगा, 4 और माइनस इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो भाई 4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना आएगा, 4 माइनस 4 कितना आ गया, 0। तो जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है ना, उसकी वैल्यू क्या आ सकती है आपके पास, 0 के इक्वल है। लेकिन इन सब में देखो 1 से क्या रह रही है, लेस। 1 के इक्वल तो नहीं आएगी ना, तो 1 से क्या रहेगी हमारे पास, लेस रहेगी। तो ये क्या आ गई इसकी, भाई ये तो जो हम वैल्यू रख रहे थे 6.7, 1.3, 2.3, माइनस 2.3, ये सब क्या हमारे पास रियल वैल्यूज़ हैं। तो डोमेन तो यानी जहाँ से वैल्यू सेलेक्ट कर रहे हैं, उठा रहे हैं, वो क्या होता है, डोमेन होता है। भाई एक्स की वैल्यू रख के देखी ना हमने, देखो ये एक्स की वैल्यू रखी है, ये सारे कहाँ से लिए हमने, डोमेन से ली। तो डोमेन तुम्हारा पूरा क्या आएगा, रियल नंबर। लेकिन जो अपने पास इमेजेस आई हैं, इमेजेस क्या आ रही हैं, 0.2, 0.3, 0.1, 0.4, 0.5, 0.6, यही आ रही है ना, 0.9 तक आ रही है। तो 1 तो नहीं गई ना। तो अपनी जो इमेजेस हैं ये क्या आएगा हमारे पास, हम ये से कह सकते हैं अभी x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 0 से, बट लेस देन इक्वल टू क्या है, 1। यानी 0 भी हो सकती है, 0 से बड़ी होंगी, लेकिन 1 से क्या होंगी, छोटी होंगी हमारे पास सारी की सारी। ठीक है ना बात। तो ये इसके क्या आ गया हमारे पास भाई, रेंज आ गई। ये इसकी क्या आ गई, रेंज आ गई। अब इसका ग्राफ देखते हैं। ग्राफ में क्या हमारे पास, अब आपने x की जो भी वैल्यू ली, लेकिन y की जो वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 1 से लेस आ रही है। अब ये y हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया यहाँ पे। ये सारी x की वैल्यू ले ली हमने, 1, 2, 3, 4 ले ली। अब हमने 0 से स्टार्ट करते हैं, तो 0 से स्टार्ट किया हमने, 0.1, 0.2, 0.3। अब जो वैल्यू आई है वो लेस दैन किससे आनी है, देखो किससे लेस रहनी है हमारे पास, 1 के लिए जो वैल्यू किससे, 0 से स्टार्ट होगी, फिर 0 तो क्या हो गया, इंक्लूड हो गया ना, लेकिन 1 क्या हो गया वहाँ पर, एक्सक्लूड हो गया। क्योंकि देखो 1 अपने पास जो इमेज आ रही है, सारी की सारी इमेज क्या रह रही है हमारे पास, 1 से छोटी हैं। तो 1 क्या है यहाँ पे, देखो एक्सक्लूड है ना, 1 क्या है, एक्सक्लूड, यानी एक्सक्लूड का मतलब छोड़ा हुआ है। फिर 1 से, अब 1 से स्टार्ट करेंगे हम सारी, 1 तो क्या होएगा, इंक्लूड होएगा, लेकिन वो जो इमेज रहनी है किससे छोटी रहनी है हमारे पास भी, किससे छोटी रहनी है, 1 से। देखो आप ये मत सोचो कि भाई अपना जो इमेज हम कहाँ से ले रहे हैं, 0 से। इमेज अपनी 0 आ सकती है या 0 से बड़ी। अब यहाँ कंफ्यूज मत होना, ये देखो ये x की वैल्यू ले रहे हैं हम, ये सारी की सारी क्या ले रहे हैं हम, x की वैल्यू ले रहे हैं। और x एक्सिस पर y क्या होता है, 0 होता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं भाई ये इंक्लूड है, क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, 0 है। लेकिन जब यहाँ तक जाते हैं तो ये क्या रख रहे हैं हम, 1 से नीचे रख रहे हैं ना, क्योंकि 1 क्या हमारे पास एक्सक्लूड है। भाई जो इमेज बन रही है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक बन रही है, यानी y की वैल्यू क्या आ रही है, 0 भी आ रही है और 0 से बड़ी है, लेकिन 1 से छोटी हैं। तो देखो 0 और 1 के बीच में आ रही है हमारे पास। तो यहाँ भी सेम ऐसे यही ग्राफ बनेगा। और 3 पे जाएंगे तो 3 पे भी हमारे पास यही ग्राफ बनना है। ठीक है ना बात भाई। आप 3 के किन्हीं भी वैल्यूज़ के लिए देखो, अब जैसा हम क्या लेते हैं, 3.1 के लिए लो, 3.2 के लिए, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 और ये क्या लिया हमने, 3। अब इनके लिए फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वैल्यू 3 के लिए क्या होगी, 0, इसके लिए 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0. क्या आनी है हमारे पास, 9 ही आनी है ना। अब ये मान लो हम ये 3 से ले रहे थे ना, तो 3 पे क्या ही है वैल्यू, 0 आई, y की वैल्यू 3 पे कितनी है, 0 है। और लेकिन क्या हमारे पास कहाँ तक है, 0.9 तक है। 1 तो क्या आएगा, एक्सक्लूड होएगा ना, 1 क्या आएगा, एक्सक्लूड होएगा। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की बात करें ना हम इसमें, तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, अब मान लो इससे आ जाओ आप, 1 से लिया हमने, 1 लिया, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। अब जैसे हम 1 ले रहे तो 1 पे फ्रैक्शनल पॉइंट फंक्शन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। फिर 1.1 ले रहे तो कितना आ रहा है, 0.1, 1.2 लेंगे तो 0.2, 1.3 लेंगे तो 0.3, 1.4 लेंगे तो 0.4, 1.5 लेंगे तो 0.5, 1.6 लिया तो 0.6, फिर 0.7, 0.8, 0.9। और 1 को हमने क्या कर दिया, एक्सक्लूड, क्योंकि 1 तो आता ही नहीं हमारे पास, कहाँ तक रहती है वैल्यू, 0.9 तक रहती हैं। तो ये
है हमारे पास 0 इंक्लूड 1 एक्सक्लूड, 0 इंक्लूड 1 एक्सक्लूड, क्योंकि जब आप 2 से स्टार्ट करोगे तो 2 पे तो क्या आएगी 0 ही आनी वैल्यू, और 2.9 तक क्या रहेगा हमारे पास 0.9 रहेगा, यानी कि 1 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो ये किसके लिए आएगा हमारे पास, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के लिए। अब आता है बड़ा ही सिंपल सा फंक्शन है, साइनम फंक्शन है। साइनम फंक्शन और साइन फंक्शन बोलते हैं इसमें क्या आता है हमारे पास, कोई फंक्शन है रियल वैल्यूड फ्रॉम आर टू आर, कहता है कि यदि आप x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेते हो, यानी x पॉजिटिव लेते हो, तो आपकी जो इमेज आनी है वो कितनी आनी है, 1 आनी है। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव वैल्यू ले आप सारी, 1 से कहाँ तक ले इन्फिनिटी तक, तो आपकी क्या रहनी है वैल्यू 1 ही रहनी है भाई। आपकी जो इमेज आनी है वो कितनी आनी है, 1 आनी है। x को आप 0 लोगे तो आपकी इमेज क्या आएगी 0, x को लेस देन 0 लोगे यानी नेगेटिव लोगे, नेगेटिव रियल नंबर्स लोगे, तो आपकी जो इमेज आएगी क्या आएगी, -1 आएगी। तो अब ये क्या हमारे पास देखो, एक तरीके से ये क्या होता है y इज इक्वल टू 1 आएगा जब x क्या होगा पॉजिटिव, तो x पॉजिटिव कहाँ होता है, इस साइड होता है ना, और y इक्वल टू 1 मतलब क्या होगी, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। फिर ये 0 है तो क्या आएगा हमारे पास भी y 0 है तो किस पे होगा, x एक्सिस भी, x एक्सिस ग्राफ आ गया। फिर x नेगेटिव, तो x नेगेटिव इस साइड आएगा, x नेगेटिव इस साइड आना, तो y इक्वल टू कितना रहा है, -1, तो y इक्वल टू ये -1 ले लिया हमने, तो ये ग्राफ आएगा हमारे पास भाई। ये होता है साइनम फंक्शन, जिसमें डोमेन तो पूरा रियल नंबर ले रहे हैं हम, नेगेटिव पॉजिटिव और 0, लेकिन जो रेंज आ रही है वो 1 0 -1 आ रही है हमारे पास। अब आता है पावर फंक्शन। भाई कोई भी फंक्शन है पावर की फॉर्म में दिया तो उसको हम क्या बोलते हैं, पावर फंक्शन बोलते हैं। और वेयर n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर मीन्स क्या होगा हमारे पास, इंटीजर को हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं, यानी पावर क्या होएगी हमारे पास, इंटीग्रल पावर रहेंगी, 2 3 4 5 6 7 ऐसे रहेंगी। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इस टाइप का ग्राफ आएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। कोनिक सेक्शन आएगा आगे अपने पास, उसमें सारी चीज़ें आएंगी। ये y इक्वल टू एक्स क्यूब के लिए। तो ये थी आज हमारे पास इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। थैंक यू।